वेडनेसडे को करें? ऐसा क्या खास है वेडनेसडे में? अच्छा, लास्ट क्लास करवा के जाएं। ओके भाई, ठीक है, चलिए, आप लोगों की जो श्रद्धा है वो पूरी होगी। और क्या, लड़के जो है ना एकदम, हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे कैनिजारो, है ना? कैनिजारो रिएक्शन में हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखा था। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जिंदगी में, बहुत कुछ सिखा देती है आपको कैसे जीना है, ठीक है? चलो लिखो कैनिजारो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, पढ़ो चुपचाप। ये हो गया था, लास्ट क्वेश्चन यही था। अब देखो क्रॉस कैनिजारो अगर आपके पास आया, अभी तक आप सिंपल कैनिजारो कर रहे थे, दोनों सेम मोलिक्यूल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मान लो क्रॉस कैनिजारो आपके सामने आया तो क्या करोगे? तो क्रॉस कैनिजारो में मैंने आपको बताया है कि जिसका स्टीरिक हिंड्रेंस कम है क्या उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां पे देखो कार्बोनिल के दोनों साइड देखो, क्या यहां पे H और H का स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है? अगर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है तो क्या इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे? लेस स्टीरिक हिंड्रेंस का ऑक्सीडेशन करा दो। और जो यहां पे देखोगे कार्बोनिल के दोनों साइड, क्या स्टीरिक हिंड्रेंस लेफ्ट साइड में है? अगर स्टीरिक हिंड्रेंस है इसका मतलब उसका क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। तो एक जगह आपने ऑक्सीडेशन कराया, एसिड बनाया, दूसरा जगह रिडक्शन कराया, एल्कोहल बनाया। तो दिस इज क्रॉस कैनिजारो। लिखिए लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए। क्रॉस कैनिजारो में जल्दी करो फटाफट। सबसे पहला फैक्टर आपको देखना है स्टीरिक हिंड्रेंस। कम स्टीरिक हिंड्रेंस ऑक्सीडेशन, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस रिडक्शन। व्हाट इफ स्टीरिक हिंड्रेंस ही सेम हो जाए? अगर स्टीरिक हिंड्रेंस सेम हो जाए तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ऑक्सीडेशन। ये देखो यहां पे दूसरे वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे दिख रहा है लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, इसका हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस का ऑक्सीडेशन एंड मोर स्टीरिक हिंड्रेंस का रिडक्शन। तो यहां पे ट्राई मिथाइल CH2OH, दिस इज योर रिडक्शन। सिमिलरली जब यहां देखोगे तो देखो स्टीरिक हिंड्रेंस सेम है, इधर लेफ्ट साइड में भी बेंजीन, राइट साइड में H। लेफ्ट साइड में क्या है आपके सामने? बेंजीन, और राइट साइड में क्या है? H। तो इधर स्टीरिक हिंड्रेंस सेम हो गया, है ना? अगर स्टीरिक हिंड्रेंस सेम है तो मैंने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुए तो क्या होगा? रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले का रिडक्शन कर दो, दैट मींस NO2, फिर लग जाएगा आपके पास PH CH2OH, और जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है उसका ऑक्सीडेशन कर दो, PHC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ऑक्सीडेशन कर दो, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कर दो विड्रॉइंग का, और रिमेनिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब कई लोगों को लगता है कि देखो यहां पे तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, NO2 लग गया, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट गलत है, सुनो ध्यान से। C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट और राइट में ही स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, इसके बाद कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है भाई? रिएक्शन तो यहां होना है, तो रिएक्शन स्टीरिक हिंड्रेंस आप यहां देखोगे, इस पीएच के बाद क्या हो रहा है क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों में स्टीरिक हिंड्रेंस सेम है। देखो क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है? बेंजीन, वहां भी लेफ्ट साइड में बेंजीन, राइट साइड में क्या है? H, राइट साइड में वहां भी H है, स्टीरिक हिंड्रेंस इज सेम। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस सेम है तो क्या देखोगे यहां पे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इसका क्या रहना है? रिडक्शन, और दूसरे वाले क्या करा देना? ऑक्सीडेशन। सिंपल हो गया ये वाला, नोट डाउन।
Na के ऊपर क्या है, प्लस। कितना डर हो गया है अब। अच्छा है, चलिए भाई नेक्स्ट। हो गया। नेक्स्ट आप लिखो इस वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में आपके पास अभी फिर से देखोगे तो लेफ्ट और राइट में स्टीरिक हिंड्रेंस तो सेम ही आ रहा है। तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया गया है तो क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन। तो इस वाले का आप क्या करा दोगे, ऑक्सीडेशन। पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस Na प्लस, और सामने वाले का आप रिडक्शन करा दोगे यानी कि बेंजाइल एल्कोहल। तो एल्डोल है, कैनिजारो है, वेरी वेरी सिंपल रिएक्शंस है। एल्डोल का तो आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सीख लिया है, कैनिजारो में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। नेक्स्ट लिखो लिखो टॉलेंस रिएजेंट। टेस्ट ऑफ एल्कोहल लिखो इसके बाद, लास्ट टॉपिक ऑफ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, लास्ट टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। क्या एस्टर, एस्टर कहां से आ रहा है? अच्छा, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। आपको लिखवा दिया था टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के, चार्ट बनवाया था, नीचे क्या क्या हुआ, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, शिफ्ट और 2,4-DNP। नहीं बनाया था, लिखिए टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, सबसे पहले हम लोग लेंगे टॉलेंस रिएजेंट। फिर टॉलेंस रिएजेंट या टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेहलिंग टेस्ट। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे शिफ्स टेस्ट। 5 हम लोग पढ़ेंगे 2,4-DNP टेस्ट। ये 5 टेस्ट पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन का। टॉलेंस टेस्ट हमने एक चैप्टर में पहले में भी पढ़ा हुआ है। क्या हमने पढ़ा हुआ है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, अमोनिकल का मतलब अमोनिया का सॉल्यूशन NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है AgNO3। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, देखो इसकी रिएक्शन कराओ, तो रिएक्शन कराओगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, दिस विल बी द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या फिर टॉलेंस रिएजेंट इसको हम लोग बोलेंगे। दिस इज योर टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है टॉलेंस रिएजेंट, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। अमोनिकल समझ लो तुम।
ठीक है, ग्रीन से लिखे उसको, बहुत बढ़िया। क्या होता है? अच्छा, बेबी पिंक से लिखना था। तुम लोग यार क्या एकदम गधे की तरह जोक मारते हो यार। लड़कियों को ह्यूमर पसंद होता है, खराब ह्यूमर नफरत करती हैं लड़कियां। हमको पता है ना यार, बहुत लड़कियां दोस्त है हमारी। क्या दोस्त नहीं बना सकते हम? तुम ही बनाओगे एक जिंदगी में। भाई हमारा भी कॉलेज लाइफ रहा है, हमने भी कॉलेज में पढ़ाई किया है नहीं? पढ़े भी हैं, पढ़ाई भी है, बढ़िया। नेक्स्ट, चलो टॉलेंस टेस्ट के बाद फेहलिंग टेस्ट। फेहलिंग टेस्ट में सबका रिएजेंट एक साथ लिखवाता हूं, फिर रिएक्शन एक साथ करवाऊंगा। फेहलिंग टेस्ट आपके पास होता है, फेहलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। फेहलिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जब भी होगा तो क्या दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा? तो इसमें कंपोनेंट ए यूज करते हैं, वो अलग है, और कंपोनेंट बी यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट। फेहलिंग में कंपोनेंट ए क्या होता है और कंपोनेंट बी क्या होता है? कंपोनेंट ए लिखते हैं हम लोग CuSO4, या फिर उसको लिखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। CuSO4 कई जगह लिखा होगा, कई जगह एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 लिखा होगा, एक ही बात है। कंपोनेंट बी जो होता है दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का नाम सुना है कहीं ना कहीं बायो में? हाँ बेटा, इमली में रहता है, ठीक है, मान गए। चलिए, तो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दिस इज CuSO4 एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड प्लस NaOH, ये कंपोनेंट बी है। टार्टरिक एसिड क्या होता है? तो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लीजिए CH OH। टार्टरिक एसिड में हाँ, शांत। अब देखो, एसिड में बेस डाला हुआ है NaOH, तो एसिडिक H से रिएक्शन कर गया और Na प्लस और K प्लस बन गया, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड बन गया। जब ये रिएक्शन करके ये जो कंपाउंड बना है, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। आयन को टार्टरेट बोलते हैं और उसको एसिड बोल देते हैं। अब फेहलिंग सॉल्यूशन A प्लस बी है, खाली A थोड़ी है, खाली B थोड़ी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो CuSO4 पहले इससे रिएक्ट करता है, और CuSO4 रिएक्ट करके जो फेहलिंग सॉल्यूशन A प्लस बी बनाता है, वो कुछ ऐसा होता है। स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है इसका। CuSO4 के साथ रिएक्शन करके जो फाइनल फेहलिंग सॉल्यूशन बनता है, वो यही बनता है, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और कंपोनेंट बी का स्ट्रक्चर ये है, कंपोनेंट ए ये है, A प्लस बी मिलाओगे तो ये बनेगा, दिस इज फाइनल फेहलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज कंपोनेंट A प्लस बी। बेनेडिक्ट टेस्ट भी सेम तरीके से ही कराते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेके। अब जब भी सॉल्यूशन है तो एक से ज्यादा कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए में क्या आएगा? CuSO4, सेम है इसमें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4।
फेहलिंग और बेनेडिक्ट का कंपोनेंट ए सेम है, कंपोनेंट बी बदल जाता है। यहां पे सोडियम पोटेशियम सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पता है ये कहां पे होता है? लेमन में होता है, बहुत बढ़िया। नींबू में होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। विनेगर एंट में होता है फॉर्मिक एसिड। हमें नहीं पता वो वाला, बायोलॉजी नहीं पता हमको। मैंने आज ही आपको नंबर बताया, कहीं बायोलॉजी लिखा था उसमें? कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है मेरा बायोलॉजी से। बायोलॉजी के एक सर पढ़ाया करते थे 10th में, इतना बकवास लगता था, तो वो तो रट के चले गए थे। 10th में नंबर लाना इज लाइक रट्टाफिकेशन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जब अगर मान लो कभी शिक्षा मंत्री वगैरह बनने का मन हुआ, सबसे पहले मैं बायोलॉजी एलिमिनेट कर दूंगा सिलेबस से, खत्म करो, खत्म कर दो। और ऐसा कुछ लिख के जाऊंगा कि इरिवर्सिबल है, वो उसको दोबारा लाया नहीं जा सकता। ठीक है, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स से दिमाग डेवलप होता है। हाँ, मैथ्स से आईक्यू डेवलप होगा, आप कुछ भी पढ़ सकते हो उसके बाद। चलो इधर इधर इधर। ये जो मैं लिख रहा हूं इससे डरना नहीं है। डर रहे हो क्या? ये जो बना इसको बोला जाता है पैरा रोजेनिलीन। हाँ ऑब्वियसली चारों टेस्ट है, टेस्ट में क्या ही बताएंगे, आपको याद करना है। नहीं नहीं, इसमें 10% सपोर्ट के लिए याद करना होता है, 90% समझने का है। बायो प्रैक्टिकल है, बढ़िया है। चलो भाई इधर आओ। पैरा रोजेनिलीन 2,4-DNP ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, दोबारा एक बार लिख देता हूं। 2,4-DNP कैसा होता है? हाइड्राजीन सुना था आपने? हाइड्राजीन में फिनाइल हाइड्राजीन सुना था आपने? फिनाइल हाइड्राजीन में ही तो 2 और 4 पे नाइट्रो लगा देते थे, तो दिस इज 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। सबका रिएजेंट मैंने पहले अभी लिख दिया है, अब एक एक करके टेस्ट बताऊंगा। और ये अगले लेक्चर में, मतलब अगले वीक में दोबारा आएगा जब मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तब। हाँ हाँ, 4 बॉन्ड बनाए, वो आयनिक बॉन्ड है उधर Cl- के साथ, ठीक है। पैरारोजेनिलीन शिफ्स बेस, डरावना सा एक बेस है। स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है क्योंकि आपसे स्ट्रक्चर बना के तो पूछेगा नहीं, बस मोटे मोटे तौर पे याद कर लीजिए, कुछ ऐसा होता है। हाँ मतलब दिमाग में होना चाहिए कि अगर मान लो ऑप्शन में दिखा तो दिख गया। हाँ NaOH, ताकि ये एसिड का जो H है ना उसके साथ रिएक्शन कर पाए। एसिडिक H हटाने के लिए NaOH लिया जाता है, ठीक है, और फिर जब हट गया तब ये रिएक्शन करता है।
हाँ लास्ट में बनेगा। लिख लिया? लिखो जल्दी। एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन देता हूं। मान लो PCl5 सुना है आपने? अच्छे से सुना होगा। PCl5 क्या होता है आपके सामने? 5 बॉन्ड बनाता है Cl का, 1 2 3। ये बड़े बॉन्ड्स होते हैं, पता है क्या ये वाला बात? एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर। ठीक बात है। PF5 में, अच्छा तो हमें ये पता चल गया कि 2 Cl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और 3 Cl का बॉन्ड लेंथ छोटा है, कम है। अब जैसे ही इसको हीट करोगे तो सबसे पहले जो वीक है, जो बड़े बॉन्ड लेंथ है, वो टूट जाएगा, Cl3 और Cl2 में टूट जाएगा। इसीलिए PCl5 कैसा है? रिएक्टिव है, रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव है। PF5 के बारे में क्या ख्याल है आपके? क्या ऐसा क्या हो गया PF5 में जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? जो तुम बता रहे हो PH5 का बता रहे हो, दैट इज नॉट PF5। PH5 डू नॉट एग्जिस्ट, PF5 का नहीं। PF5 तो बॉन्ड बनता है, एनसीईआरटी का लाइन है। PF5 एग्जिस्ट करता है। जो आप बता रहे हो PH5, फास्फोरस थर्ड पीरियड, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस हो गया भाई। फास्फोरस फास्फोरस थर्ड पीरियड का है और ये सेकंड पीरियड का है, खूब बढ़िया रिएक्शन होगा, खूब बढ़िया बॉन्ड बनेगा, खूब बढ़िया ओवरलैप होगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई? सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में ओवरलैप नहीं होता है? होता है। PH5 नहीं बनता है। जो आप लॉजिक दे रहे हो दैट इज फॉर PH5, नॉट फॉर PF5, राइट? PF5 याद रखिएगा, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। PCl5 में अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल आर लॉन्गर, इक्वेटोरियल आर शॉर्टर। PF5 में स्यूडो रोटेशन होता है। देयर इज अ कोई एक टर्म है, मान लो स्यूडो रोटेशन, क्योंकि वो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में भी नहीं है। एनसीईआरटी में सीधा लिखा है, ड्यू टू स्यूडो रोटेशन ऑल PF5 बॉन्ड्स आर सेम। उनका बॉन्ड लेंथ सेम होगा। होना क्या चाहिए था? एक्सियल बड़े और इक्वेटोरियल छोटे, बट ड्यू टू स्यूडो रोटेशन PF5 सेम बॉन्ड लेंथ शो करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कभी मत बोल देना कि PF5 एग्जिस्ट नहीं करता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो PCl5 जैसा PF5 होता है, बट PCl5 में बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? अनइक्वल। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर, बट इन PF5 ऑल बॉन्ड्स आर सेम ड्यू टू स्यूडो रोटेशन। PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज योर सही आंसर है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया ये वाला। अब लिखो एक एक करके। सबसे पहला हेडिंग डालिए टॉलेंस टेस्ट। हेडिंग डालिए टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट कैसे होता है? अभी आपको रिएजेंट पता लग गया है। रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या फिर AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, दोनों में से कोई एक लिखा होगा। या तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिखा होगा या तो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस लिखा होगा। क्या होता है कि आप सबसे पहले एलिफैटिक एल्डिहाइड लोगे। सबसे पहले एलिफैटिक एल्डिहाइड लोगे तो एलिफैटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन, एलिफैटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन मान लीजिए मैंने टॉलेंस रिएजेंट से कराया, यानी कि AgNH3 होल ट्वाइस प्लस से, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस से रिएक्शन कराया। एलिफैटिक एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट तो क्या होगा? क्या एलिफैटिक एल्डिहाइड में मैं ले लेता हूं यहां पे RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज एलिफैटिक एल्डिहाइड। हमने आपको लास्ट में जब पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, तो आपको बताया था कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। टॉलेन जितने भी आपको यहां बोर्ड पे दिख रहे हैं ना, दे ऑल आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलेन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट, शिफ्ट एंड 2,4-DNP सारे के सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। अब देखो एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दोगे, एल्डिहाइड को
अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दे दोगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या एसिड बन जाएगा। तो टॉलिन हो या फेहलिंग हो या बेनेडिक्ट हो या शिफ्स हो या 2,4-DNP हो, इन सब केसेस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। व्हाई? बिकॉज जितने भी टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन है सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले हैं। तो क्या ये एसिड में कन्वर्ट हो गया? ठीक है। एक और चीज, अब मान लो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और टॉलेंस टेस्ट तो आपके लेबोरेटरी में कराया जाता है, आपके 12th क्लास में ना लैब में भी कराया जाता है टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट अब मान लो लैब में करा रहे हो और लैब में बन रहा है एसिड, मान लो कोई बच्चा करा रहा है, उसने ज्यादा अमाउंट ऑफ टॉलेंट डाल दिया, कुछ ज्यादा एसिड बन जाएगा। ज्यादा एसिड बन गया तो आग लग सकती है, ज्यादा एसिड बन गया तो हो सकता है आपकी स्किन पे गिर जाए। तो ये रिएक्शन को सेफ्टी के लिए बेसिक मीडियम में कराते हैं, इस रिएक्शन को सेफ्टी के लिए बेसिक मीडियम में कराते हैं। रीजन वही है कि एसिड बनेगा तो बेस के साथ वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा, बनेगा एसिड बट NaOH पहले से उसमें पड़ा हुआ है, न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट बन गया। अच्छा, अब थोड़ा बहुत जो Ag+ है वो यहां पे बेचारा इसको सॉल्ट बना रहा होगा, O-Ag+, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दो, क्या एसिड बनेगा या बनने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा? बनने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज मतलब सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया। कभी भी रिएक्शन होता है तो सॉल्ट सरफेस पे जाके जम जाता है, कभी भी कोई भी रिएक्शन कराओगे तो बीकर के नीचे जाके सॉल्ट जम जाता है, यहां पे जाके सॉल्ट जम जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे जैसे ये न्यूट्रलाइज होगा, जो सिल्वर है मेटल, मेटल थोड़ी न्यूट्रलाइज होगा, मेटल तो रिएक्शन में एज इट इज रहेगा। तो मेटल क्या करेगा बेटा, वो सरफेस पे जाके चिपकता रहेगा, जितने भी मेटल हैं वो सरफेस पे जाके चिपक जाएंगे, यहां पे Ag जाके चिपक जाएगा। ऑल द मेटल विल डिपोजिट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जितने भी मेटल हैं वो सब डिपोजिट हो जाएंगे ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब क्या होता है, वो बीकर आपने लिया था, उसमें पहले आपने एल्डिहाइड डाला, 4-5 ड्रॉप डाल दिया टॉलिन के, तो क्या हो गया, वो रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा, और नीचे क्या जम गया, सिल्वर, सिल्वर जम गया। अब क्या करो, सॉल्ट को बाहर निकाल दो, फेंक दो ऐसे ही, ठीक है, जनरली टिल्ट कर दिया जाता है तो सारा सॉल्ट निकल जाता है। अब जब ग्लास को देखोगे तो क्या सिल्वर उसके अंदर चिपका हुआ है, और सिल्वर बहुत शाइनी होता है, सिल्वर मेटल क्या होता है, शाइन करता है। तो जब आप अंदर देखते हो ऐसे तो आपको मिरर की तरह दिखता है, आपका शकल उसमें दिख रहा होता है, देयरफॉर इट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। रिएक्शन नीचे क्या बन गया, सिल्वर बन गया है पूरे ग्लास में। अब ग्लास में जब आप देखते हो तो आपकी परछाई नजर आती है, आपका इमेज दिख रहा होता है, बिकॉज इट इज वेरी शाइनी, ठीक है ना, प्योर मेटल मिला है। प्योर मेटल क्या होगा, बहुत शाइनी होगा, और बहुत शाइनी है इसलिए बेटा मिरर की तरह वो ग्लास ऐड करने लगता है, देयरफॉर वी कॉल इट एज सिल्वर मिरर टेस्ट। हुआ क्या, फिर से सुनिए, हम क्या करते हैं, कोई आपको एक डब्बा दिया होगा, डब्बे के ऊपर नाम नहीं लिखा होता है कि उसमें एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि क्या है, कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। आपको एक डब्बा दे दिया गया और टॉलिन दे दिया गया, पता करना है कि इसमें क्या है, इस डब्बे में क्या है। तो डब्बे में से कुछ निकालो, एक चम्मच निकाल के रख दो एक बीकर में, टॉलिन के 2-3 ड्रॉप डाल दो उस बीकर में, और बेस डाल दो, बेसिक मीडियम रखना है तो बेस डाल दो, और उसको स्टर करो। तो जब आप चलाओगे तो एसिड बनता जाएगा, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। और बेस मीडियम लिया था तो एसिड बनेगा, बेस से रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल होता चला जाएगा। तो जो भी न्यूट्रल होता चला जाएगा वो तो सॉल्ट बन गया, बचा कौन, सिल्वर। सिल्वर क्या करेगा, नीचे जाके जम जाएगा, उस ग्लास में जाके चिपक जाएगा। तो चारों तरफ से ग्लास में सिल्वर 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 चिपक जाता है। तो हम क्या करते हैं, ग्लास में से जितना भी पानी है वो बाहर निकाल दो, बेसिक मीडियम बाहर निकाल दो, सॉल्ट बाहर निकाल दो, बचा क्या, सॉल्ट, बचा क्या, सिल्वर। तो सिल्वर अब चारों तरफ से चिपक चुका है, ठीक है, और इतना शाइनी होता है कि आपकी उसमें इमेज दिख रही होती है, आपकी मिरर की तरह काम कर रहा होता है, देयरफॉर वी कॉल इट एज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी यही सेम काम करेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर है, एलिफेटिक के साथ तो समझ गए, मान लो आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, यहां पे बेंजीन CHO ले लिया, बेंजल्डिहाइड, इसमें जब आपने टॉलेंस टेस्ट डाला, ठीक है, सेम बेसिक मीडियम ही आपको यूज करना है, तो सेम ये भी करेगा भाई। एल्डिहाइड को क्या करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया, अब ऑक्सीडाइज कर दिया तो सॉल्ट बना, सॉल्ट बेचारा बनता रहेगा, और सिल्वर क्या हो गया, सिल्वर मिरर की तरह बेटा वो बन जाता है। यहां भी सेम काम होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट दोनों के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही आप यहां पे कीटोन लेते हो, जैसे ही रिएक्शन में आप कीटोन लेते हो, कोई भी एरोमेटिक एलिफेटिक कैसा भी कीटोन ले लो, ठीक है ना,
एरोमेटिक या एलिफेटिक कैसा भी आप कीटोन ले लो, सी डबल बॉन्ड ओ आर, क्या ये एरोमेटिक कीटोन है? और ऊपर वाला कौन सा कीटोन है? एलिफेटिक कीटोन है। इसकी रिएक्शन आप टॉलेन से कराओ, मीडियम आप बेसिक रखो, एसिडिक रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, रिएक्शन नहीं होता है। टॉलेन के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। क्यों नहीं देता है? बिकॉज अब मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। क्यों तो है मेरे पास आंसर, बट वो बहुत टाइम लग जाएगा, तो छोड़ दीजिए। टेस्ट बस आपको इतना समझना है, कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। बस ये फर्क इस एच का होता है। एल्डिहाइड में जो एच है ना, इसी की वजह से रिएक्शन देता है, जहां ये एच गायब हुआ रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कैसा भी एल्डिहाइड हो सिल्वर मिरर या टॉलेंस टेस्ट देता है, कैसा भी कीटोन हो टेस्ट नहीं देगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव नेगेटिव टेस्ट फॉर कीटोन। पॉजिटिव टेस्ट मतलब जो टेस्ट दे रहा है, नेगेटिव टेस्ट मतलब जो टेस्ट नहीं दे रहा है। तो पॉजिटिव टेस्ट क्या एल्डिहाइड दे रहा है, और कीटोन क्या दे रहा है? नेगेटिव टेस्ट। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, वन लाइनर क्वेश्चन, कि टॉलेंस गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बना देगा एल्डिहाइड, कीटोन, फिर उसमें चेंज कर देता है 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्डिहाइड, ठीक है, कैसे भी दे दो आप। तो सारे एल्डिहाइड, जितने भी दुनिया में एल्डिहाइड एग्जिस्ट करते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ऑल एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आप देखो, अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, दो डब्बे दिए गए हैं, दोनों डब्बे में नाम नहीं लिखा है, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन, तो क्या आप पहचान पाओगे कि किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है? जिसमें रिएक्शन कर रहा है, जो सिल्वर मिरर बना दे रहा है, क्या वो एल्डिहाइड होगा? और जो सिल्वर मिरर नहीं बना रहा है, कीटोन होगा। तो 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब मान लो एग्जामिनर आपसे पूछे कि मुझे एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर भी डिफरेंशिएट करना है, मुझे पता करना है कि कौन एलोफेटिक एल्डिहाइड है कौन एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। एक यहीं पे क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो एक सिनारियो है, इसमें है आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड, इसमें है आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड। चलो, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। मुझे बताओ, अगर मैं टॉलेंस टेस्ट दे रहा हूं तो किस किस का पहचान आप कर पाओगे? क्या ये टॉलेंस से टेस्ट दे देगा? दिस विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। क्या ये दे देगा? क्या ये देगा? क्या ये देगा? तो केवल यहां पे दो चीज हो रही है, एल्डिहाइड और कीटोन ही अलग अलग हो पाएगा, लेकिन हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि एल्डिहाइड में एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। समझ में आया? हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि एलिफेटिक कीटोन है कि एरोमेटिक कीटोन है। केवल यह पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड है, केवल यह पता चल जाएगा कीटोन है। रिएक्शन दे रहा है एल्डिहाइड, रिएक्शन नहीं दे रहा कीटोन। बट एल्डिहाइड में भी अगर हमें पता करना पड़ेगा कि एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, पता करो बेंजीन है कि नहीं, पता करो कीटोन में बेंजीन है कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए अगला टेस्ट आता है, ठीक है, उसके लिए अगला टेस्ट आएगा, दैट इज शिफ्ट, नहीं नहीं, दूसरा आ जाएगा फेहलिंग सॉल्यूशन। नहीं हुआ है? ये तो हो गया होगा पहला वाला। फेहलिंग टेस्ट, अब बोर्ड पे देखो, फेहलिंग
अकेले रिएक्शन देगा या दो कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। फेहलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट आता है। फेहलिंग रिएजेंट कोई चीज नहीं होती है, फेहलिंग सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो फेहलिंग सॉल्यूशन ये टेस्ट देगा। कंपोनेंट ए है CuSO4, कंपोनेंट बी है टार्टरिक एसिड प्लस NaOH। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, ना टार्टरिक का ना सिट्रिक का। सिट्रिक आप देखोगे तो मैंने स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मत बनाइए। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड बस इतना याद होना चाहिए। ठीक है, फेहलिंग में टार्टरिक एसिड, बेनेडिक्ट में सिट्रिक एसिड। ठीक है, फेहलिंग में टार्टरिक एसिड और बेनेडिक्ट में सिट्रिक एसिड। दोनों में जब एसिड लेंगे तो NaOH लेना पड़ेगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड प्लस NaOH, टार्टरिक एसिड प्लस NaOH। कंपोनेंट ए दोनों में सेम है, कंपोनेंट ए CuSO4 ही है। अब आइए यहां पे, जब एलिफेटिक एल्डिहाइड में, लिख लिया आपने पुराना वाला, हो गया? ये भी हो गया। क्या करूं, लिख दूं? जिंदगी इतने आसान थोड़ी है बेटा। क्या कर दे? किसका? ओह नाइस, क्या बात है यार, वेरी नाइस। तुम टीचर बन सकते हो। क्या कह रहे हैं कि जो ठीक करने आते हैं वो बन सकते हैं, लड़कियों से लेकिन जवाब नहीं, क्योंकि तुम जीत पाओगे नहीं, इसलिए हार मान लो, बोल दो यू आर ग्रेट। है ना? चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखोगे फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन A प्लस बी मिलके वो कॉपर वाला सॉल्यूशन बनता है, कॉपर वाला कंपाउंड बनता है। तो मैं उसको सीधा लिख रहा हूं फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे फेहलिंग सॉल्यूशन क्या है तो आप इसको बोलोगे, दिस इज फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या है? तो ये दोनों है। आइए, तो फेहलिंग सॉल्यूशन आपके पास दिया गया। एलिफेटिक एल्डिहाइड, बेटा बोला ना कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा ये? ऑक्सीडाइज कर दिया, और ऑक्सीडाइज करके बेटा इस ऑक्सीडाइज हो गया। कुछ कॉपर तो यहां कॉपर प्लस में बन रहा है, कुछ कॉपर कॉपर प्लस में बन रहा है। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या कॉपर मेटल जो है वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, जैसे वहां मेटल था वो प्रेसिपिटेट बना लिया, यहां भी मेटल प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, और Cu2O जो होता है दिस इज रेड ब्राउन कलर। Cu2O का जो कलर होता है दैट इज रेड ब्राउन कलर। फेहलिंग सॉल्यूशन का कलर लिख लीजिए ब्लूइश, ब्लूइश कलर। तो फेहलिंग सॉल्यूशन जो है बाहर से ही देख के आप बता पाओगे, मतलब एक डब्बे में रखा होगा बीकर में, आपने येलो ब्लू ब्लू सॉल्यूशन डाला, थोड़ी देर बाद अगर वो रेड ब्राउन बदल रहा है मतलब वो एल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है। कलर टेस्ट है ये, कलर चेंज हो जाता है। फेहलिंग सॉल्यूशन डालते ही वो रेड ब्राउन दे देता है। वहां पे टॉलिन का कोई कलर नहीं था, कलरलेस सॉल्यूशन में सिल्वर मिरर दे रहा है, सिल्वर बना दे रहा है, तो वो है। यहां पे ब्लूइश कलर है, वो रेड ब्राउन में चेंज हो जाएगा। Cu2O कॉपर इज रेड ब्राउन। सबसे अच्छी बात है, ना तो ये फेहलिंग ये टेस्ट देता है एरोमेटिक, ना तो कीटोन ये टेस्ट देता है, ना तो ये टेस्ट देता है, केवल और केवल एलिफेटिक देगा, बाकी कोई रिएक्शन नहीं देता। तो सबसे आसान याद करना है, ये एक ही केवल देता है। अब देखो, मान लो आपको बताया जाए कि बताओ एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक में क्या अब डिफरेंशिएट कर पाओगे? क्योंकि ये डालोगे तो क्या केवल ये रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब आप बता पाओगे कि एल्डिहाइड में भी दो कैटेगरी है, एलिफेटिक और एरोमेटिक को भी आप अलग कर सकते हो। फेहलिंग टेस्ट हो गया।
अगला लाइन लिखोगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज सेम एज फेलिंग सॉल्यूशन, या बेनेडिक्ट टेस्ट इज सेम एज फेलिंग टेस्ट, कलर भी सेम। अलग अलग क्यों? दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको दिया था, उसने बोला टार्टरिक एसिड से भी हो जाएगा, इसने बोला सिट्रिक एसिड से भी हो जाएगा, बस एसिड का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है, सब में बेसिक मीडियम, जहां भी एसिड बन रहा है बेसिक मीडियम लेंगे। हाँ, नहीं, आप डायरेक्ट फेलिंग करा लो, केवल एलिफेटिक से रिएक्शन देगा। लिख लो नोट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज सेम एज फेलिंग सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज सेम एज फेलिंग सॉल्यूशन। अरे यार, बस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में एक छोटा सा डिफरेंस है, ये वाला कलर सेम है बट ये वाला कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, तो देयरफॉर वो ब्लू से रेड ब्राउन हो रहा है, ये नॉर्मली कलरलेस से रेड ब्राउन होगा। द ओनली डिफरेंस इज दिस, बाकी सब सेम है। बाकी सारे में नहीं, केवल एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन था वो ब्लूइश था, ये कलरलेस होता है, बाकी रेड ब्राउन ये भी बनाएगा, वो भी बना रहा है। अब बेनेडिक्ट के बाद लिखो शिफ्ट टेस्ट, सब बेसिक मीडियम में, ऑल। पांच लेक्चर बचे हैं और आपके पास है 2 लेक्चर इस वीक में, 5 लेक्चर और बचे हैं, मतलब 2 अमाइन, 2 बायोमोलिक्यूल, 1 पीओसी। क्या आज ही कर दें? हो ही नहीं सकता, कीटोन कभी किसी से रिएक्शन करते ही नहीं, कीटोन का टेस्ट है ही नहीं, मतलब है आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं है टेस्ट, बट सिलेबस में आपके नहीं। हाँ, जैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन भी होता है बट आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, बट वो आपके पहले वाले में था, 2017 वाली एनसीईआरटी जब खोलोगे तो उसमें था, तो हम लोग पढ़ाते थे। इस बार वाला चेंज कर दिया। अच्छा, इस बार एक और मेजर चेंज हुआ है केमिस्ट्री में, बता देता हूं। मोलिक्यूलर ज्योमेट्री ही शेप है, ज्योमेट्री और शेप अलग अलग चीजें नहीं होती है, राइट? ज्योमेट्री एंड शेप आर सेम थिंग इन न्यू एनसीईआरटी, राइट? अगर आपके पास, भाई मैं भी आपको लास्ट ईयर तक वही बताता था, ज्योमेट्री एंड शेप आर डिफरेंट, बट अब वो बदल गया है। अब मैंने जो यूट्यूब पे पढ़ाया देखना, उसमें अलग अलग बताया है।
रीड, इसीलिए याद नहीं किए हो। चलो अब कर लेना। देखो क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और उन्होंने रेफरेंस कहां से लिया है। एक्चुअली एक टीचर हैं जिन्होंने, बहुत सीनियर टीचर, उन्होंने चैलेंज कर दिया एनसीईआरटी को, उन्होंने एक्सप्लेनेशन भेजा है एंड दैट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने ही क्वेश्चन को सही मानते हुए दे दिया है। नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, आप देखना एक ही क्वेश्चन आया था उस साल नीट 2016 में ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री का पूछा गया है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड, बट आंसर शेप दिया हुआ है। तो उस साल 2016 में ज्योमेट्री को ही शेप ट्रीट किया गया था, इसलिए अब नए एनसीईआरटी में ज्योमेट्री को शेप ही मानना है। दैट वाज द रेफरेंस। अब उन्होंने दिया, मैं क्या करूं, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा अपने आप को वो नेता नहीं बनना, अपने को 4 नंबर लेना है बस। तो ज्योमेट्री ही शेप है। अब आप कहोगे तो क्या क्या लिखूं, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के जो लिखते थे, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन से लिखते थे, उसको ज्योमेट्री और उसी को शेप बोलेंगे। बट एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोन पेयर छुपाना पड़ता है, लोन पेयर हाइड करके फिर लिखो, उसको हम लोग पहले शेप बोलते थे, राइट। बट अब इट इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। एक हो गया मोलिक्यूलर ज्योमेट्री, दिस इज मोलिक्यूलर ज्योमेट्री, और मोलिक्यूलर ज्योमेट्री ही शेप है। अब जो लोन पेयर हाइड करके लिखोगे, ओनली बॉन्ड पेयर से जो स्ट्रक्चर आता है, पहले इसको शेप बोलते थे, अब इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, राइट। नाम चेंज हो गया है। हाँ, अब शेप पूछेगा तो ज्योमेट्री बताना है, ज्योमेट्री पूछेगा तो ज्योमेट्री तो बताना ही है, शेप पूछेगा तो भी ज्योमेट्री बताना है। बट इफ इट इज गिवन की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताइए, तब शेप बताना है। आया समझ में। या फिर एक और उन्होंने एक थोड़ा सा और ऐड किया, और अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है एक्चुअल स्ट्रक्चर, कि व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताना है। क्योंकि मॉलिक्यूल तो भाई बेंड शेप ही होता है, वाटर बेंड शेप होता है ना, वाटर टेट्राहेड्रल थोड़ी होता है। वाटर जब आप देखोगे इट विल लुक लाइक बेंड शेप। तो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर वही होता है जो आप पहले शेप पढ़ते थे, केवल बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं देखा जाता उसमें। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक्चुअल स्ट्रक्चर पूछे, तो जो पहले आप शेप पढ़ते थे वो है, और जो आपसे ज्योमेट्री पढ़ते थे वही शेप हो गया है, राइट। तो दिस इज अ न्यू एडिशन, थोड़ा ध्यान से। ज्योमेट्री भाई, शेप पूछेगा तो ज्योमेट्री, मोलिक्यूलर ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री पूछेगा तो ज्योमेट्री, मोलिकुलर ज्योमेट्री। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि स्ट्रक्चर बताओ या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ, तब आपको लोन पेयर हटा देना है, बॉन्ड पेयर वाला रखना है। चलिए, बेनेडिक्ट टेस्ट। डर इधर से ज्यादा लगा, हे भगवान। बेटा आप किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं, पता करवाइए। कुछ भूत वूत का वो है, कुछ भूत वूत का साया है। लिखो भाई, शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट कैसा होता है, बोर्ड पे देखिए। वही है शिफ्ट, जो पैरा रोजानिलीन बनाया है आपने, दैट इज शिफ्ट बेस। उसको शिफ्ट बेस बोलते हैं, जो पैरा रोजानिलीन है, दैट इज योर शिफ्ट बेस। शिफ्ट टेस्ट जो कराते हैं वो शिफ्ट बेस से कराते हैं, ठीक है। पैरा रोजानिलीन को लिख लीजिए शिफ्ट बेस। आइए वापस शिफ्ट पे आइए। शिफ्ट टेस्ट कैसे होता है बोर्ड पे देखिएगा। पहले तो ये सब हटा दो, ये ड्रामा जितना भी है। बोर्ड पे देखोगे तो शिफ्ट टेस्ट क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लेते हैं शिफ्ट बेस, मतलब पैरा रोजानिलीन जाके लेबोरेटरी से लेते हैं, और इस बेस में सबसे पहला रिएक्शन हम लोग कराते हैं, SO2 गैस पास करते हैं बोर्ड पे। शिफ्ट बेस में SO2 गैस पास कराते हैं, तो SO2 गैस पास कराने के बाद ये बन जाता है आपके पास कलरलेस, ठीक है। अब इस कलरलेस सॉल्यूशन में जब आप इसमें एल्डिहाइड डालते हो,
जब आप इसमें एल्डिहाइड डालते हो, कैसा भी, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक डालते हो तो आपके पास बन जाता है पिंक कलर, पिंक कलर बनता है। और यही टेस्ट है, ये भी कलर है। तो पहले शिप्स बेस को हम लोग कलरलेस कन्वर्ट करते हैं SO2 डाल के, फिर आप एल्डिहाइड में डालोगे तो पिंक कलर हो जाएगा, कलरलेस। अच्छा ये वाला, ताकि क्लियर दिखे आपको, कलर बहुत क्लियर हो जाता है यहां से, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कलर हो जाता है, पूरा कलरलेस की तरह आता है। जब आप उसमें बेस डालोगे, मतलब एल्डिहाइड डालोगे तो पिंक कलर हो जाता है। तो शिप्स बेस, क्या ये इसके साथ कलर देगा, इसके साथ कलर देगा, इन दोनों के साथ नहीं देगा। तो शिप्स बेस में बना लीजिए, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। क्या साइंटिस्ट? बेटा तुम्हारी जो सोच है ना, बहुत गिर चुका है, अब उसको उठाना मुश्किल है। तुम सही में चरवाहा से पढ़े हो क्या? चरवाहा विद्यालय से पढ़े हो कि भैंस से ही पढ़ लेते हैं? आज भैंस पे चढ़े चढ़े पढ़ लेते हैं। भगवान, तुम लोग पूरा इंस्टाग्राम पे ही लगे रहते हो क्या? तुम कुछ भी मत छोड़ना, एक मीम भी मत छोड़ना, है ना? क्या चल रहा है? अच्छा, युगेंद्र चहल नहीं है बेटा वो, यजुवेंद्र चहल नाम है उसका। अपने नाम, अपने हिसाब से नाम रख दिया कि मुझे जो बोलने में अच्छा लगेगा, आज से वही नाम है उसका। यजुवेंद्र चहल नाम है उसका, योगेंद्र नहीं। कह रहा योगेंद्र चहल का जो हुआ है। तुम लोग उसको भी देखते हो, वो जो कीड़ा मकोड़ा की तरह करता है, वो छाती पीट रहा है, थारा भाई जोगिंदर, देखे हो? वो अलग ही छाती पीटता है वो, पता नहीं क्यों। अब तुम लोग तो उसके फैन हो गए, लॉर्ड पुनीत, लॉर्ड पुनीत। नहीं भाई, एक दिन मैंने देखा वो नाली में गोलगप्पे खा गया, वो ऐसे रख के, है ना? उसने क्या किया, नाली का वो गोलगप्पे वाले से पहले गोलगप्पे खरीदा 10-20, फिर गोलगप्पे वाले क्या करते हैं, उसको फोड़ के और उसमें अपना कुछ भी, वो इमली का पानी वानी डालते हैं, फिर वो मसाला वगैरह डालते हैं, देते हैं आपको खाने के लिए। वो खाली वो ले गया, खाली गोलगप्पा ना, सूखा हुआ गोलगप्पा ले गया 10-20, फिर वो प्रॉपर रखा उसको नीचे, और पहला उसने, नाली का पानी बह रहा था काला एकदम, फिर उसने उसको फोड़ा और पूरा पानी भरा, मतलब थोड़ा कम भी नहीं, ठीक है? और क्या, हाँ यार यही का है, बताओ जरा। दूसरा उसका वीडियो आया कि अगले दिन वो क्या हुआ कि वो खा रहा है, गाय का गोबर पड़ा हुआ था, सैंडविच ले गया और उसको अंदर रखा और खा गया। मतलब मैं कहूं यार, कैसे लोग हैं यार, इसको फांसी चढ़ा देना चाहिए उसको। चलो भाई, हम क्या करें, यही सब तो आते रहता है रिकमेंडेशन में। नहीं नहीं, तुम ही लोग में से कुछ प्राणी हैं जो कॉलेज में जा चुके हैं, वो सब यही भेजते रहते हैं। और सोचो, ये सब वो देख रहे हैं और डॉक्टर बनना है उनको, कैसे वो क्लियर करेंगे बेचारे? क्या समाज सुधारक हैं? अच्छा अच्छा, सिर्फ टेस्ट हो गया, नेक्स्ट। और क्या बचा अब? 2,4-DNP है, 2,4-DNP टेस्ट। शिट शिट शिट। टू फोर डीएनपी
आप जब मैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन करा रहा था तो वहां पे मैंने आपको करा दिया था 2,4-DNP टेस्ट। बोर्ड पे देखिए, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के दोनों क्या ये रिएक्शन कर रहे थे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ? तो NH2 NH, फिर यहां पे बन जाएगा आपके सामने फिनाइल, 2 पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो, इसी को बोलते थे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें से जब भी अमोनिया या उसका डेरिवेटिव से रिएक्शन होगा वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर रिलीज हो जाने के बाद आपके पास बनता है R, कार्बन, यहां पे H/R, दिस इज डबल बॉन्ड NH, देन आपके पास आ जाएगा बेंजीन, 2 पे नाइट्रो एंड 4 पे नाइट्रो। ये दोनों के साथ टेस्ट देता है, एल्डिहाइड को भी कीटोन को भी। तो कीटोन को पहचानना है तो ये रिएक्शन करा लो, कीटोन को पहचानना है तो ये रिएक्शन करा लो। यहां पे कलर दिखता है, सबसे पहले रेड कलर दिखेगा, थोड़ी देर बाद ऑरेंज कलर दिखेगा, थोड़ी देर बाद येलो कलर दिखेगा। तो ये कलर चेंज करता रहता है, ठीक है। गिरगिट, हाँ, कलर बदल रहा है, टाइमली कलर बदलता है, हर कुछ टाइम बाद पीरियोडिकली टाइम बदलता रहता है, तीनों कलर दिखाता है। ये होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जब वाटर रिलीज हो जाता है तो यहां पे जो बनता है क्या उसको बोलते थे? हाइड्राजोन, याद है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, नया चैप्टर। यस, दोनों एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, देखो H एज वेल एज R, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिएक्शन करता है, दोनों के साथ टेस्ट देता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। चारों एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक एरोमेटिक कीटोन, एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड। मतलब मान लो कीटोन पहचानना है तो टॉलेन से आप कीटोन पहचान नहीं पाओगे, हाँ, तो कीटोन पहचानने के लिए 2,4-DNP लिया जाता है। ये किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा, सबके साथ रिएक्शन करेगा, ऑल फोर, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। हो गया? तो लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड हेडिंग और लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या करें कल? आज? आज 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और 9 ही केमिकल रिएक्शन है, 18 रिएक्शन है। हाँ, तो अभी हो जाएगा, सारे पढ़े हुए हैं, सारे पढ़े हुए, PPCH लिखना है बस। भूख तो मुझे भी लगी यार, सुबह सुबह आंटी आती नहीं है, कहानी सुना दे, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मतलब पढ़ा नहीं पाऊंगा उस वे में नहीं, तुम लोग पढ़ाने नहीं दोगे इसलिए। चलो नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत गर्मी लगता है यार तुम्हारे क्लास में, एसी नहीं चलता ना इसमें। लिखो कार्बोक्सिलिक, शांत शांत, सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके पास है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। थोड़ा सोचो, एल्कीन और एल्काइन वाले चैप्टर को दिमाग में वापस लाओ, हालांकि ये 4 चैप्टर है, लाना मुश्किल होता है, मतलब लास्ट लास्ट चैप्टर है तो तब तक तो भूल ही जाओगे, अब तो कहां से ही आएगा। बट याद करो, मैंने एक चीज पढ़ाया था जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पढ़ा है? और एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से हमेशा एसिड बनता है।
फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन अगर आप ओजोनोलिसिस करोगे ऑक्सीडेटिव तो आपके पास बन जाएगा एसिड। अब बोर्ड पे देखो, मान लो मैंने सबसे छोटा एल्कीन से स्टार्ट करता हूं, इसमें आप डाल रहे हो ओजोनोलिसिस, जरा इसका प्रोडक्ट लिख के बताओ। सिमिलरली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका प्रोडक्ट लिख के बताओ। भले यहां ऑक्सीडेटिव है बट आप दोनों करो, रिडक्टिव भी ऑक्सीडेटिव भी, रिवीजन हो जाएगा। आइए बोर्ड पे देखते हैं। देखो इस केस में जब आप यहां पे ऑक्सीडेशन कराने जाओगे तो ऑक्सीडेटिव सबसे पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एल्कीन का कैसे कराते हैं? डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो क्या मैं लिख दूं 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है HCOOH। ठीक है, रिडक्ट ऑक्सीडेटिव में क्या करते हैं? जितने भी एल्डिहाइड बने हैं क्या उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं? जितने भी एल्डिहाइड बने हैं क्या उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे? और ऑक्सीडाइज कैसे होता है? तो H को कहां कन्वर्ट करते हैं? OH में। H कन्वर्ट हो जाता है OH में, लेकिन आप ध्यान दें क्या ये कार्बोनिक एसिड बन गया? और कार्बोनिक एसिड बनता नहीं है, बिगड़ जाता है। क्या CO2 और वाटर में टूट जाता है? तो क्या 2-2 मोल टूट जाएगा CO2, 2-2 मोल वाटर, क्योंकि 2 मोल कार्बोनिक एसिड था। ठीक है, यहां पे जब आप आओगे तो सिमिलरली ये टूटेगा, एक लेफ्ट में एक राइट में। जब लेफ्ट में ले रहे हो तो क्या आपके सामने एल्डिहाइड बन रहा है, और जब राइट हैंड साइड में ले रहे हो तो क्या आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड बन गया। लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या कहता है? एल्डिहाइड को एसिड बना दो, और क्या ये भी CO2 प्लस वाटर बन जाएगा? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मिक सॉरी कार्बोनिक एसिड बनता है और CO2 और वाटर में टूट जाता है। नेक्स्ट, यहां पे भी सेम कहानी होगा, 2 मोल बन जाएगा सेम सेम का, क्या 2 मोल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। जब इसको ऑक्सीडेटिव कराओगे तो क्या ये ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाएगा? एल्काइन में, एल्काइन में रिडक्टिव क्या होता था? क्या वहां भी 2 ही बॉन्ड टूटता था? एल्काइन में जब आप रिडक्टिव कराओगे तो केवल और केवल पाई बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है। तो जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या ये बनेगा C डबल बॉन्ड OH, यही बनने वाला है। जब ऑक्सीडेटिव कराओगे तो क्या तीनों टूटता है? ऑक्सीडेटिव कराओगे तो तीनों टूटेगा, 3 OH इस साइड 3 OH इस साइड। जो जब 3 OH जाएगा तो क्या एक कार्बन पे एसिड बन जाएगा और दूसरे तरफ से भी एसिड बनेगा। कहां पे? दूसरा ये वाला एसिड ही तो है, कार्बोनिक एसिड। जितने H थे सबको OH में कन्वर्ट करते हैं। रिवाइज करिए ओजोनोलिसिस, ऑल H आर कन्वर्टेड टू OH इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बहुत ही गर्मी लगने लगी अचानक से। देखो फटाफट, तुम लोग कैसे जैकेट वैकेट पहन के रहते हो? आदत हो गया है। आदत तुम्हारा ये बस यही सब चीज का होता है, पढ़ने का नहीं लग पाता है ना। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, यहां पे जब ओजोनोलिसिस करोगे रिडक्टिव तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH बनेगा।
जब ऑक्सीडेटिव करोगे तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता है, OH OH लग जाता है, तो एक लेफ्ट साइड से ये बनेगा, एक राइट साइड से आपके पास ये बनेगा फॉर्मिक एसिड। एल्काइन में जब रिडक्टिव करते हो तो केवल 2 पाई बॉन्ड टूटता है, जब ऑक्सीडेटिव करते हो तीनों पाई बॉन्ड टूट जाता है, और OH OH लगा दो, 3 पाई बॉन्ड 3 OH, यानी कि एसिड बन जाएगा। दूसरा, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, याद करो अल्काइल बेंजीन से एसिड बनाना सिखाया हुआ है, कहां पे? जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो अल्फा एच होना चाहिए, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जब लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा, जल्दी लिखिए वाला। सेकंड, देखो एल्काइल बेंजीन से कैसे बन रहा है, तो याद करो मैंने आपको लिखा था कि मिथाइल बेंजीन हो चाहे इथाइल बेंजीन हो, चाहे आपके सामने आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो, ये क्यूमीन का रिएक्शन कराया हुआ है, चाहे आपके सामने टर्शियरी ब्यूटाइल लगा लो पे, इसमें जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे H+K-4, तो अल्फा एच जहां जहां है वो सब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा एच जहां जहां है दे ऑल विल बी कन्वर्टेड टू एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, सिमिलरली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, दैट्स इट। जहां अल्फा एच होगा वही एसिड में कन्वर्ट होगा, रेस्ट एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। फ्रॉम एल्कोहल, अब ये दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। एल्कोहल से एसिड बनाना क्या पढ़ाया हुआ है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2 7, जोन्स रिएजेंट पढ़ाया हुआ है, तो ये दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है। फ्रॉम एल्डिहाइड, क्या अभी अभी देख लिया है? जितने भी टेस्ट वाले थे सब जगह क्या बन रहा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब क्या एसिड बना दे रहा था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा है? टॉलेन, टॉलेन कॉमा फेहलिंग कॉमा बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट कॉमा शिप्स, नहीं 2,4 नहीं बनाता है भाई, 2,4 तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाता है, वो ऑक्सीडाइज थोड़ी कर रहा है। 2,4 DNP कहां ऑक्सीडाइज कर रहा है? 2,4 DNP तो 2 हाइड्रोजोन बना रहा है, केवल ये बनेंगे शिप्स तक। नेक्स्ट, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके अभी अभी तुरंत। फ्रॉम नाइट्राइल, अब ठीक है, अच्छा अच्छा।
चलो आगे, अब इन सब का हाइड्रोलिसिस हमें पढ़ना है। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होने दो। तुम भी क्या याद रखोगे कि मास्टर ने टाइम के बाद भी पढ़ाया, है ना? कुछ याद रहने के लिए चाहिए ना। चलो भाई, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले 6 नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। नाइट्राइल क्या होता है बेटा? साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं। अब इसमें हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। दो तरह का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, एक है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और दूसरा आपके सामने है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कुछ भी नहीं लिखा है मान लो रिएक्शन में, इसका मतलब वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कह रहा है, और रिएक्शन में अगर मेंशन कर दिया तो दैट मींस इट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए क्या लिखा होगा? H प्लस वाटर। हाइड्रोलिसिस के लिए सिंपली लिखा होगा H प्लस वाटर। आपको बताया ना कि डबल ट्रिपल बॉन्ड कभी भी आ जाए वो नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं करेगा, बट एसिडिक हाइड्रेशन कर लेगा। आ जाओ बोर्ड पे देखो सब लोग। क्या एसिडिक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा? क्या तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे? तो तीनों बॉन्ड टूट के 3 OH बन गया, 3 H बन गया, और तीनों बॉन्ड टूट के क्या 3 OH बन जाएगा? इस कार्बन पे 2 OH आता है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। 3 OH आने पे क्या एसिड बनता है? साथ में नाइट्रोजन क्या 3 हाइड्रोजन ले लेगा? अगर 3 हाइड्रोजन लेगा तो क्या अमोनिया बन जाएगा? अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? केवल पाई बॉन्ड टूटेगा, पार्शियल में पाई बॉन्ड टूटेगा। तो अब यहां पे पाई बॉन्ड तोड़ो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, केवल 2 H मिल पाएगा और केवल 2 OH मिल पाएगा। तो देखो यहां पे CH3C 2 OH का मतलब डबल बॉन्ड हो गया, और 2 H का मतलब क्या हो गया? NH2। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड और अमोनिया बनता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड का फॉर्मेशन होता है, राइट? हाइड्रोलिसिस में सिंपल था। नेक्स्ट, मान लो आपके पास एसिड हैलाइड दिया हुआ है CH3COCl, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, ये कंप्लीट ही होगा हमेशा H प्लस वाटर। और मान लो आपके पास एस्टर दे दिया गया है, हाइड्रोलिसिस में तो आपके पास रट गया होगा अभी तक, मान लो यहां पे 18 लिख दो, रट गया होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या देना है? H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। तो ये बहुत सिंपल से रिएक्शन है। तो यहां पे ये टूटेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। सिमिलरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड से एसिड बन रहा है, राइट हैंड साइड से HCl बन रहा है। यहां भी लेफ्ट हैंड साइड से एसिड बन रहा है और राइट हैंड साइड से अल्कोहल बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से एसिड, राइट हैंड साइड से अल्कोहल। फिर नंबरिंग गलत हो गया ना कहीं पे। एक और अमाइड वाला अलग से करिए। मान लो आपके सामने कोई अमाइड दिया हो, इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे कराओगे? तो अगेन अमाइड की हाइड्रोलिसिस किधर H जाएगा? किसके पास H डालना है? नाइट्रोजन के पास, अमोनिया बन जाएगा, यहां पे OH। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो आपके पास क्या बन रहा है? एसिड, और राइट हैंड साइड से क्या बन रहा है आपके पास? अमोनिया। सिंपल है। तो कैसा भी हाइड्रोलिसिस कराओगे हर जगह सेम मैकेनिज्म लगाना है, मॉलिक्यूल बदलता जाएगा, बाई प्रोडक्ट बदलता जाएगा। लिखो केमिकल रिएक्शन, कोई बात नहीं, केमिकल रिएक्शन जो उतना जितना ऊपर। हाँ यार, इसमें क्लास भी होती है ना। नहीं अभी नहीं आया है, चलो लिखो। कहां है? वो जा रहे हैं लोग, चलो पढ़ो। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड आज खत्म करना है, ऊपर वाले बैच में हो गया है, केमिकल रिएक्शन आधा हो गया है। तुम्हारे वहां फिनॉल भी हो गया है, तुम्हारा फिनॉल बचा हुआ है। चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला पार्ट, केमिकल रिएक्शन और अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए कल पढ़ते हैं।